सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीव विज्ञान के 5वें चैप्टर एवोल्यूशन से कवर करने वाले हैं। और इसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही कवर करूँगा। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं डिटेल से बताऊँगा, लेकिन आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वनस्पति विज्ञान के जो जनक है उसका नाम था थियोफ्रेस्टस। ठीक है, उसके बाद चलिए शुरू करते हैं पादपों का वर्गीकरण। एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया। तो इसको हम याद रखेंगे, एक कलर तेरे वन जगत में, एक कलर तेरे वन जगत में। वो कलर कौन सा होता है? हरा होता है। तो एक कलर से हो जाएगा एकलर, तेरे से हो जाएगा 1883, वन जगत यानी कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण। पादप जगत, वनस्पति जगत को ही पादप जगत कहा जाता है और इसका दो भागों में वर्गीकरण किया गया, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद याद हो जाएगा। उसके बाद अपुष्पोद्भिद को तीन भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और उसके बाद थैलोफाइटा का तीन भाग में बांटा गया है, शैवाल, कवक, जीवाणु। तो इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे, अरे पुष्पा थैला बड़ा है तेरा। हम पुष्पा को कहेंगे अरे पुष्पा। ठीक है, अरे पुष्पा से हो जाएगा अपुष्पोद्भिद। थैला बड़ा है तेरा, थैला से हो जाएगा थैलोफाइटा, बड़ा से हो जाएगा ब्रायोफाइटा, है तेरा से हो जाएगा टेरिडोफाइटा। तो पुष्पा कहेगा कैसे जी? हम कहेंगे थैला, अरे पुष्पा थैला बड़ा है तेरा। तो पुष्पा कहेगा कैसे जी? तो कैसे क से हो जाएगा कवक, से शैवाल हो जाएगा, जी से हो जाएगा, जी से जीवाणु हो जाएगा। यानी कि थैलोफाइटा में शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। उसके बाद पुष्पोद्भिद, तो इसको हम याद रखेंगे दोस्तों। इसको दो भागों में बांटा गया, नग्न बीजी और आवृत बीजी। नग्न बीजी उसे कहते हैं जिसमें बीज जो है बाहर दिखा, नग्न रहता है यानी कि बाहर से दिखता रहता है। आवृत बीजी यानी कि उसका बीज जो है अंदर में छिपा रहता है, जैसे कि आम हो गया। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे, पुष्पा नाचो। ठीक है, पुष्पा ना नाचे। ठीक है, एगो पुष्पा फिल्म था ना, उसमें सुपर 30 फिल्म था, उसमें कहता था ना कि पुष्पा नो डांस। तो हो जाएगा पुष्पा न आ नाचे, कहो बीजी है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, पुष्पा ना आ नाचे। तो न से हो जाएगा नग्न बीजी। अब बीजी तो यहाँ पर दिख रहा होगा ट्रिक में। तो पुष्पोद्भिद वर्ग को दो भागों में बांटा गया, नग्न बीजी और आवृत बीजी। उसके बाद आवृत बीजी को दो भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों एक नोट दिख रहा होगा। नोट, कोलेरा नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि इतना पावरफुल पौधा है क्लोरेला, ये शैवाल है। ठीक है, और इसे अगर अंतरिक्ष में सिर्फ केबिन के हौज में उगा दिया जाए ना, तो अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन भी प्राप्त हो जाएगा, जल भी प्राप्त हो जाएगा और ऑक्सीजन भी प्राप्त हो जाएगा, क्लोरेला। और इसी का यूज किया जाता है जब अंतरिक्ष यान उड़ान भरती है और उसमें आदमी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कवक से होने वाला रोग। तो कवक से होने वाला रोग को हम याद रखेंगे, गंजा दमाद खाए फ्रूट। ठीक है, गंजा से हो जाएगा गंजापन। ठीक है, कवक से होने वाला रोग है, गंजा से हो जाएगा गंजापन, दमाद से हो जाएगा, दस से हो जाएगा दम्मा, दाद। ठीक है, दम्मा। ठीक है, दम्मा यहाँ दिख रहा है, दम्मा। और दस से हो जाएगा दाद। खाए से हो जाएगा खाज, फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फ्रूट। और रोग दम्मा जो है ना, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से कवक नामक से होता है। ठीक है, एथलीट फ्रूट जो है टिनिया पेडिस से होता है। एथलीट फ्रूट नामक रोग जो आदमी में होता है वो टिनिया पेडिस से होता है। खाज जो होता है खुजली, वो एकेरस स्कैबिज से होता है। गंजापन जो है टिनिया कैपिटिस से होता है। गंजापन यानी कि सर पर के सारे बाल उल जाते हैं। उसके बाद दांत जो है ट्राइकोफाइटाइन लेस्कोयस से होता है, कवक का नाम है ट्राइकोफाइटाइन लेस्कोयस होता है कवक का नाम। और गन्ने का जो लाल अपक्षय रोग होता है, यानी कि गन्ना जो लाल नहीं हो जाता है, उसमें कौन सा कवक पाया जाता है? कोलोटोट्राइकम
फैले के टर्म। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है एफ्ला नामक विष कवक से बनते हैं, कवक से एफ्ला नामक विष भी बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। ए फैला विष, कब के फैला विष, कब के ए फैला, कब के विष फैल गया मतलब। ठीक है, तो एफ्ला नामक कवक से जो है ना विष बनाया जाता है। एफ्ला नामक विष जो है कवक से बनते हैं। ए फैला विष कब के, तो एफ्ला नामक विष जो है कवक से बनते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक दिख रहा होगा विषाणु। यह निर्जीव भी होता है, सजीव भी होता है। विषाणु की खोज जो है रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। तो इसको हम याद रखेंगे, विष्णु बलवान थे। ठीक है, भगवान विष्णु जो है ना बलवान थे, तो बलवान यानी कि इवान, बलवान इवान, बलवान इवान, इवान विस्की ने किया था, विषाणु की खोज किया था। अब बस हो जाएगा 92 में, 1892 में खोज किया था। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की थी। तंबाकू के मेजोक रोग पर खोज के समय इनकी प्रवृत्ति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। तंबाकू के मेजोक रोग पर खोज के समय, ठीक है, दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण, ये कोसा रूप में नहीं होते हैं। ये जो है ना कोसा रूप में नहीं होते हैं। जीवित रहता तो कोसा के रूप में रहता, लेकिन ये कोसा के रूप में नहीं रहता है। दूसरा, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। निर्जीव की भांति इसको बोतल में वर्षों तक रखा जा सकता है क्रिस्टल बनाकर, क्रिस्टल रवादार। सजीव जैसे लक्षण, इनके सजीव जैसे लक्षण है, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है, यानी कि द्विगुणन यानी कि दोगुना हो जाता है न्यूक्लिक अम्ल इसका। तो ये सजीव का लक्षण है ना, क्योंकि निर्जीव में द्विगुणन कैसे होगा, दोगुना कैसे हो जाएगा। दूसरा लक्षण है, किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। यानी कि आपके अंदर जो भी एंजाइम है, आपके अंदर चला गया विषाणु, तो आपका जो भी एंजाइम बनाए होंगे, जो भी भोजन है, उसको ये संश्लेषित कर लेगा। ठीक है, परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि परपोषी यानी कि दूसरे का पोषण करते हैं, दूसरे जीव पर आश्रित होता है ना, उसी को परपोषी कहा जाता है। तो परपोषी प्रकृति के अनुसार जो है विषाणु 3 प्रकार का होता है। पहला पादप विषाणु, जो क्या है, जो पेड़ पौधा पर रहेगा विषाणु, उसको कहेंगे पादप विषाणु। इसका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। इसके न्यूक्लिक अम्ल में जो है आरएनए होता है। जंतु विषाणु, इसमें डीएनए या जंतु यानी कि जंतु पर रहता है। जीव जंतु पर जो विषाणु बैठ जाता है उसी को कहा जाता है। ये हम सब भी बैठ सकता है जंतु विषाणु। इसमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए इसमें दोनों पाया जाता है जंतु विषाणु में। उसके बाद बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, यह केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो है जीवाणुभोजी है, जीवाणुओं पर आश्रित रहता है। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। ठीक है, इतना उसका एंजाइम पोषण कर लेता है ना, संश्लेषण कर लेता है, उसको मार डालता है। इसमें डीएनए पाया जाता है, जैसे कि टीजीफेज नामक डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियोफेज विषाणु में। नोट, जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। यानी कि जिसमें आरएनए रहेगा ना, उसको कहेंगे रेट्रो विषाणु। जिस विषाणु में आरएनए रहेगा उसको कहेंगे रेट्रो विषाणु। इसी के साथ दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री। ठीक है, जिनके बीच में सिर्फ एक बीजपत्री हो, जिनके बीच में सिर्फ एक बीजपत्र हो, उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। इसका जो है, इसको हम याद करेंगे ट्रिक से। तो इसको हम देखिए, इसका कुल का नाम पहले याद करते हैं। तो लिपा गर्मी जो है एक बीजपत्री का, तो लिपा गर्मी, तो ली से हो जाएगा लिलिएसी, पास हो जाएगा पाल्मी ग्रेमनेसी, गर्मी से हो जाएगा ग्रेमनेसी। तो लिलिएसी से, ली से देखिए लहसुन हो जाएगा, ल से लहसुन होता है ना, तो लिलिएसी कुल में कौन कौन आता है, तो लहसुन प्याज। देखिए लहसुन प्याज एक कैटेगरी का है। ठीक है, तो लिलिएसी में एक बीजपत्री में आता है लहसुन प्याज। पालवी में आता है सुपारी, तार, नारी, खजूर। तो इसको हम याद रखेंगे, पाल नारी खजूर, सूता।
ताड़ी मतलब ताश पारी छोड़ के, ठीक है, ताश पारी छोड़ के तो हो जाएगा। पालमी कुल में आता है सुपारी, तार, नारियल, खजूर आता है, ठीक है, पौधे का नाम है, यह एक बीजपत्री होता है। उसके बाद ग्रामनेसी में आता है गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई। गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। उसके बाद द्विबीजपत्री, जिसमें 2 बीज पत्र होते हैं उसको द्विबीजपत्री कहते हैं। इसमें जो पट्टी का लगा है ना सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मूली हो गया, सलजम, सरसों, मूली, सरजम, सरसों, मूली, सलजम, सरसों। उसके बाद है सभी दलहन फसल, कोई भी दलहन हो गया, ठीक है, मूंग, मसूर, कुछ भी जो दलहन का फसल है वो सब आता है द्विबीजपत्री, क्योंकि उसका दाल बनाया जाता है ना, 2 भाग में टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद है सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो, नींबू, संतरा, ठीक है, मौसमी, सेब, जिस पर टिक लगा ना सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है, उसी को याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, आगे है मसूर जड़ों का रूपांतरण। शंकु आकार का होता है गाजर, ये तो आप देखते हैं शंकु कैसा होता है, शंकु ऐसा होता है ना, तो गाजर भी ऐसा ही होता है। तो शंकु आकार का क्या होता है, गाजर। मूसला जड़ों का रूपांतरण जो है शंकु आकार का किसका होता है, गाजर का। उसका बाद है कुंभी रूप, कुंभी रूप जो होता है सलजम और चुकंदर का, कुंभी रूप जो होता है सलजम और चुकंदर का। तुर्कु रूपी जो है मूली का, तुर्कु रूपी जो है मूली का होता है। चलिए आगे बढ़ते, आगे है तन्नों का रूपांतरण। कंद जो है, कंद में आता है आलू, कंद में क्या आता है, आलू। धनकंद में आता है बंदा केसर, बंदा केसर, ठीक है। सलकंद में आता है प्याज, प्रकंद में आता है हल्दी अदरक, हल्दी अदरक एक एक कैटेगरी का है, ठीक है, और ये आता है प्रकंद में। सलकंद में आता है प्याज, धनकंद में आता है बंदा केसर, कंद में आता है आलू, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे चलिए देखते हैं कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग। इसको दोस्तों हम याद करेंगे ट्रिक से। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है सेब, सेब जो है ना, सेब को याद रखेंगे शिव भगवान शंकर से, ठीक है। शिव जो है ना भगवान शंकर पुष्पासन में हमेशा बैठे रहते हैं, ठीक है। सेब यानी कि पुष्पासन, खाने योग्य भाग जो है सेब का पुष्पासन होता है। और नाशपाती का भी पुष्पासन होता है। नाशकर्ता कौन है, नाशकर्ता शिव है, और किस आसन में बैठे रहते हैं, पुष्पासन में बैठे रहते हैं। नाशकर्ता यानी कि नाशपाती, नाशपाती भी पुष्पासन खाया जाता है, और सेब का भी पुष्पासन भाग खाया जाता है। आम जो है उसका मध्य फल भित्ति खाया जाता है, क्योंकि उसका बाहर का जो छिलका होता है उसको भी फेंक दिया जाता है, और बीच का जो आठी होता है उसको भी फेंक दिया जाता है, बीच का गुदा खाया जाता है, ठीक है। तो आम का मध्य फल भित्ति खाया जाता है। उसके बाद अमरूद, अमरूद का फल भित्ति और बीजांडासन, अमरूद को तो पूरा खा जाया जाता है, यानी कि अमरूद को फल भित्ति भी खाया जाता है, बाहर आंतरिक और मध्य सब फल भित्ति, और बीज भी उसका खा जाया जाता है, ठीक है, बीजांडासन, ठीक है। उसके बाद अंगूर का भी वैसे ही खाया जाता है, फल भित्ति भी खा जाया जाता है और बीजांडासन भी खाया जाता है। उसके बाद है पपीता, पपीता को भी ऊपर का छिलका हटा करके मध्य का भाग खाया जाता है, और बीच में जो होता है उसको भी हटा दिया जाता है, बीच में तो खाली ही रहता है। तो मध्य फल भित्ति पपीता की भी खाया जाता है। उसके बाद है नारियल, नारियल जो है, नारी जो है भ्रूण का पोषण करती है, यानी कि बच्चों का पोषण करती है। भ्रूण, भ्रूण यानी कि जिससे बच्चों का निर्माण होता है, भ्रूण का पोषण करती है नारी। और मक्का में भी भ्रूण पोष खाया जाता है, मक्का का भी भ्रूण पोष खाया जाता है, नारियल का भी भ्रूण पोष खाया जाता है। तो भ्रूण का पोषण करती है यानी कि भ्रूण पोष, मक्का से हो जाएगा माँ, ठीक है। तो भ्रूण पोष खाया जाता है मक्का का भी, और नारियल का भी भ्रूण पोष खाया जाता है। उसके बाद है टमाटर, टमाटर का फल भित्ति खाया जाता है, यानी कि उसका बाहरी, आंतरिक और मध्य तीनों फल भित्ति खाया जाता है, और बीजांडासन भी खाया जाता है टमाटर का, यानी कि सब कुछ खाया जाता है टमाटर का। केला, केला का मध्य आंतः भित्ति खाया जाता है, बाहर का जो छिलका है उसको फेंक दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों है गेहूँ, गेहूं को दोस्तों हम याद रखेंगे, गेहूं जो है ना पूस महीना में होता है, ठीक है। तो भ्रूण पोष और भ्रूण खाया जाता है, गेहूं का जो है ना भ्रूण पोष और भ्रूण खाया जाता है, क्योंकि भ्रूण की, इसको भ्रूण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे नया पौधा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक काजू, काजू पुष्पवृंत और बीज पत्र खाया जाता है, काजू का पुष्पवृंत और बीज पत्र खाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, इसका हम नहीं समझ पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। काजू का पुष्पवृंत और बीजपत्र खाया जाता है। उसके बाद है लीची। लीची को हम लोग याद रखेंगे एल से। लीची देखिए, लीची में पहले ल है ना, तो ल का क्या होता है इंग्लिश, ल एल होता है, तो एल एल बोलिए तो ए ल, तो एरियल हो जाएगा। ठीक है, ए ल। ठीक है, लीची का जो खाने योग्य भाग है वो एरियल हो जाएगा। उसके बाद है चन्ना दोस्तों। चन्ना का हो जाएगा बीजपत्र और भ्रूण खाया जाता है। इसका भी बीजपत्र और भ्रूण खाया जाता है। ठीक है, इसका बीजपत्र भ्रूण खाया जाता है, जिससे भ्रूण यानी कि जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाए। ठीक है, और मूंगफली, मूंगफली जो है ना, इसका भी बीजपत्र और भ्रूण खाया जाता है। दोनों एक ही कैटेगरी का ना होता है। ठीक है, उसके बाद है सहतूत, कटहल, अनानास। इस तीनों का एक साथ याद कीजिएगा, क्योंकि तीनों पर जो है ना बाहर से एक प्रकार का एक आकृति पाया जाता है, बाहर से खुरदरा होता है। ठीक है, तीनों चीज़ खुरदरा होता है। तो इसमें भी परिदल पुंज खाया जाता है। इसको याद कीजिए पहले कटहल से। हल जो है ना, हल जोतने के लिए दल बल चाहिए, दल बल। ठीक है, दल से हो जाएगा परिदल पुंज और बल से हो जाएगा बीज। कटहल का परिदल पुंज और बीज खाया जाता है। सहतूत का जो है रसीले परिदल पुंज खाया जाता है, और अनानास का परिदल पुंज खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है नारंगी। नारंगी का जो है जूसी हेयर खाया जाता है, और नींबू का भी जूसी हेयर, हेयर के जैसा नहीं होता है, और हेयर के जैसा होता है, उसमें रस भरा रहता है। ठीक है, तो उसमें जूस भरा रहता है, तो जूसी हेयर इसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत नहीं रहता है। ठीक है, नींबू में भी रहता है और नारंगी में भी रहता है, संतरा यानी कि। तो जूसी हेयर खाया जाता है नारंगी का, और क्या कहते हैं नींबू का। उसके बाद देखिए यहाँ पर है जड़ में जो आता है, मूली आता है, गाजर आता है, शलजम आता है, चुकंदर आता है। जड़ में मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, ये सब जड़ है। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, ये सब जड़ है। तना में आता है आलू, हल्दी, अदरक, आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, कुछ भी है। तो देखिए, जड़ किसे कहते हैं, जो प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। तना किसे कहते हैं, जो प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। तो आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, ठीक है, ये सब जो है प्रकाश की दिशा में गति करता है। ठीक है, वृद्धि करता है। उसके बाद दोस्तों देखिए पादप पुस्तक है। इसको दोस्तों हम ट्रिक से याद करेंगे। पादप पुस्तक, पादप पुस्तक को जो दो भागों में बांटा गया, देखिए जैसे कि पादप पुस्तक, इसको हम याद रखेंगे विभाज्योतक उत्तक पहला, और दूसरा अस्थायी उत्तक। तो विभाज्योतिक तकी उत्तक जो है, इसको हम याद रखेंगे, जो हम नहीं कहते हवा छोड़ता है तो पाद नहीं कहते उसको, तो पाद में विष था। ठीक है, पाद में क्या था, विष था, तो विष हो जाएगा विष। विभाज्योतक, विभाज्योतकी उत्तक, और सथा से हो जाएगा अस्थाई उत्तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखिए विभाज्योतक को तीन भागों में बांटा गया। शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वैसी विभाज्योतक। इसको भी हम ट्रिक से याद रखेंगे। अंदर कैसे विभाजी, मतलब कि विभाजी कोई है, उसको हम कहेंगे अंदर कैसे, तो अंदर अंदर से हो जाएगा अंतर्वेशी। ठीक है, अंदर विभा से हो जाएगा विभाजी। सीपा, ठीक है, सीपा घर में जो है ना, सीपा घुस गया और उसका व्यवस्था करना था विभाजी को, तो हम कहेंगे, और विभाजी, विभाजी से दोस्तों हो जाएगा दोस्तों विभाजी, विभाजी से हो जाएगा विभाज्योतिक उत्तक। ठीक है, तो सीपा अंदर कैसे, यानी कि घर में सीपा कैसे आ गया, तो सी से हो जाएगा शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक। विभाज्योतक को तीन भागों में बांटा गया। शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, अंतर विभाज्योतक। अस्थायी उत्तक जो है ना, अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटा गया, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। जटिल उत्तक जो है ना जाइलम फ्लोएम होता है, जाइलम फ्लोएम, तो याद ही रहता है सबको। जटिल उत्तक में आता है जाइलम फ्लोएम। अस्थायी उत्तक यानी कि ये सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है। और उसके बाद है सरल उत्तक। सरल उत्तक जो है उसमें मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक आते हैं। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। मृदा स्थल ढूंढ, पेड़ पौधा को हम कह रहे हैं, पेड़ को कहेंगे अगर पेड़ तुम्हें अस्थाई रहना है तो सिंपल है, सिंपल है, मृदा स्थल खोज, यानी कि भूमि वाला जगह खोज, तभी अस्थाई रह पाएगा। ठीक है, तो मृदा से हो जाएगा मृदु तक,
मृदु ऊतक, ठीक है। उसके बाद है स्थल से हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक, और धूढ़ से हो जाएगा दीर्घ ऊतक, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना, उसका समीकरण हम लोग याद करेंगे। वैसे इसको भी देख लेते हैं। पौधे में जल, प्रकाश एवं पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि ठीक है, ये जल हो गया, प्रकाश हो गया, पर्णहरित हो गया, क्लोरोफिल को कहा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यह हो गया। इसको उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है उसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो 6CO2 जोड़ प्लस 12 H2O प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाता है C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। C6H2O जल बनाता है, और 6O2 ऑक्सीजन बनाता है। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, यानी कि पेड़ पौधा में किस तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पहले हम जस्ता वाला याद करेंगे। जस्ता से जो दोस्तों है, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। जस्ता रोग है ना, अगर किसी को हो गया तो आम वाले वैद्य को बुलाना पड़ेगा। किसको बुलाना पड़ेगा? आम वाले वैद्य को। तो आम से हो जाएगा, आम में होता है जो रोग वो जस्ता से होता है, ठीक है। आम का लिटिक रोग, आम में लिटिक रोग, ठीक है। आम वाले वैद्य, बै से हो जाएगा बैगन, ठीक है। बैगन में, आम और बैगन में जो है ना लिटिक लीफ का रोग जो होता है जस्ता की कमी से होता है। उसके बाद देखिए जस्ता की कमी से यहाँ पर धान है, यहाँ पर देखिए वैध, ध आ गया, बैस तो बैगन हो गया था, ध से क्या होगा? धान होगा। धान में खैरा रोग जो है जस्ता के कारण होता है। धान में खैरा रोग जस्ता के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आम में म आया था, ठीक है। तो आ से तो आम हो गया, म से क्या हो जाएगा? मक्का, ठीक है। म से हो जाएगा मक्का। मक्का में व्हाइट बर्ड जो है ना जस्ता के कारण होता है। तो जस्ता वाला हम सभी कवर कर लिए एक बारी में, ठीक है। उसके बाद देखिए तांबा है। तो नींबू में जो है ना डाइबैक रोग जो होता है तांबा के कारण। तो नींबू तांबा मिलता जुलता है। म आधा और ब आता है दोनों में, या तो हो जाएगा नींबू में कोई भी रोग आएगा तो हो जाएगा तांबा। तो नींबू में डाइबैक और लिटिक लीफ जो है तांबा के कारण होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग जो रोग होता है वो ब्रोन के कारण होता है। ब्रोन का हम ट्रिक से याद करेंगे। फूलगोभी में चूहा मरा, क्या मरा? फूलगोभी में चूहा मरा। ये 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। फूलगोभी में चूहा मरा, चूहा। और छोटा बच्चा है तो क्या कहेगा? चूहा, ठीक है। फूलगोभी में चूहा मरा, ठीक है। तो फूलगोभी में ब्राउनिंग जो है ब्रोन के कारण होता है, चूहा में, ठीक है। चूहा, ठीक है। आप देखिए ब्रोन के कारण होता है। ब्रोन के कारण एक देखिए आंवले में भी होता है, ठीक है। चूहा चू से चुकंदर भी हो जाएगा। चुकंदर में जो हार्ट रॉट होता है ब्रोन के कारण होता है। और आ से हो जाएगा आंवला में भी ब्रोन की कमी। आंवला में निक्रोसिस रोग जो है ब्रोन की कमी के कारण होता है। उसके बाद दोस्तों है मटर में मार्च रोग, जो मैग्नीज के कारण होता है, मैग्नीज के कमी से होता है, ठीक है। तो मटर में मार्च रोग जो है मैग्नीज के कमी से होता है। इसको मैगी से मसल नहीं बनता है। मेरा एक दोस्त है वो कहता है मैगी से मसल नहीं बनता है, बात सही है। तो मैगी से मसल नहीं बनता है। तो म से हो जाएगा मटर, ठीक है। और मसल में मार्च रोग जो है मैगी से होता है। सल से हो जाएगा क्या? सलजम, ठीक है। सलजम में वाटर कोर रोग जो है मैग्नीज की कमी से होता है। उसके बाद दोस्तों है लीची, और ये हमारा लास्ट होने वाला इस चार्ट का, बाकी सब हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। हाँ एक है यहाँ पर, उसको भी देख लेंगे। पहले यहाँ देखिए लीची में पत्ती जलना जो है पोटेशियम के कारण होता है। लीची, तो हम अभी जितना भी ट्रिक बताए हैं ना उसमें कोई लिपा पोती नहीं किए हैं, ठीक है। लिपा पोती, तो लिपा से हो जाएगा लीची का पत्ती जलना, ठीक है। पोती से हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो है भंडारण में O2 की कमी के कारण होता है। ब्लैक हार्ट रोग यानी कि आलू जो काला हो जाता है ना, वो O2 ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आ से आलू, आ से ऑक्सीजन, याद हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। इसी के साथ दोस्तों ये चार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वनस्पति विज्ञान के बारे में। सबसे बड़ा आवृत बीजी जो वृक्ष होता है यूकेलिप्टस का होता है।
आवृतबीजी यानी कि जिसका बीज ढका होता है, जिस भी फल का बीज ढका होता है उसको आवृतबीजी कहते हैं। और ऐसा सबसे बड़ा वृक्ष जो है ना यूकेलिप्टस का होता है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, यह एक नग्नबीजी है। इसका ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, ठीक है। सिकोया नाम का एक नग्नबीजी पौधा है और जो संसार का सबसे लंबा वृक्ष है, और इसका ऊंचाई जो है ना 120 मीटर ऊंचा होता है। और इसे कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार में सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन होता है? तो लेमा का होता है, लेमना का होता है। यह जलीय आवृतबीजी है, ठीक है, जो भारत में भी पाया जाता है। ये भारत में भी पाया जाता है, लेमना। सर्च कीजिएगा, गूगल पर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा आकार में सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना का होता है। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया, यह भारत बंगाल में पाए जाने वाला जलीय पादप है, यानी कि जलीय पौधा है। विक्टोरिया रिजिया सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ा बीज यानी कि यानी कि जो हो गया क्या कहते हैं, हाँ बीज वही जिससे पौधा जन्म लेता है, ठीक है। पौधा का नए पौधे का निर्माण होता है, इसको बिया भी कहा जाता है। सबसे बड़ा बीज जो है कोकोडीमर, ठीक है। कोकोडीमर प्रजाति के लोडोसिया मालडीविका का होता है, ठीक है। लोडोसिया मालडीविका का होता है। कोकोडीमर प्रजाति के लोडोसिया मालडीविका का होता है और ये 12 इंच लंबा होता है। सबसे बड़ा होता है 12 इंच लंबा। देखिए ना कितना बड़ा बिया है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला, यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज जो है आर्किड का होता है। आर्किड का सबसे छोटा बीज यानी कि सबसे छोटा बिया जो होता है आर्किड का होता है। और सबसे बड़ा बिया जो है कोकोडीमर प्रजाति लोडोसिया मालडीविका का होता है और यह 12 इंच लंबा होता है। उसके बाद सबसे छोटा पुष्प जो है वुल्फिया, इसका व्यास 0.1 मिमी होता है, यानी कि मिलीमीटर का होता है। इसको हम याद रखेंगे बुलबुल्ला से, ठीक है। बुलबुल्ला जो है ना बहुत छोटा होता है, तो सबसे छोटा पुष्प जो है वुल्फिया का होता है। बुलबुल्ला से याद रखेंगे बुल्फिया। इसका व्यास जो है ना 0.1 मिलीमीटर होता है, बहुत छोटा होता है ये। उसी के बाद है सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया ओर्नोडाई नाम का पुष्प जो होता है सबसे बड़ा होता है और इसका व्यास जो 1 मीटर होता है। बताइए 1 मीटर लंबा चौड़ा, ठीक है, फूल होता है तथा भार में लगभग 8 किलो का फूल होता है। यह व्हाइटिस के जड़ पर परजीवी है, यानी कि दूसरे से पोषण लेता है ये पुष्प। उसके बाद सबसे छोटा आवृतबीजी अर्सिथोबियम होता है। सबसे छोटा आवृतबीजी जो है अर्सिथोबियम का होता है। यह एक द्विबीजपत्री है जो नग्नबीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। नग्नबीजी तने पर पूर्ण परजीवी है, यानी कि पूर्णतः यह परजीवी है, ठीक है। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी। सबसे बड़ा नग्न युग्म साइकस होता है। यह नग्नबीजी पादप है। यह सबसे बड़ा नर युग्म जो है साइकस है और यह नग्नबीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड भी साइकस है। जीवित जीवाश्म भी साइकस है, जीवित है, ठीक है। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है। सबसे लंबे गुणसूत्र टाइलियम में होता है। सबसे लंबे गुणसूत्र टाइलियम में, सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग्लोसम फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। देखिए सोच के देखिए, हम लोग में तो 46 होता है और इस पौधा में 1266 गुणसूत्र होते हैं। ओफियोग्लोसम जिसके डाइफ्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप जो है हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस होता है। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया होता है। मिया से याद रखिएगा। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेगमिया पिग्मिया होता है। सबसे भारी कोष्ठी वाला पौधा
यानी कि काष्ठी सबसे बड़ा काष्ठी यानी कि सबसे भारी डाली, डाली होता है उसका सबसे भारी। तो हार्ड से याद रहेगा कि भारी, ठीक है, हार्ड से भारी रहेगा याद। हार्ड बिचिया बाइकेन बाइनेका, हार्ड बिचिया बाइनेका जो है सबसे भारी काष्ठी वाला पौधा है। उसका सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा यानी कि जो इसका डाली है ना बहुत हल्का होता है। तो क्रोमा, क्रोमा किसी चीज़ को हम कर देते हैं तो ग्रीन भाग हट जाता है, तो हल्का नहीं हो जाता है, मतलब वीडियो का क्रोमा कर देते हैं तो हरा भाग हट जाता है, गायब हो जाता है। तो क्रोमा कीजिएगा, याद रखिएगा। हल्का काष्ठी वाला पौधा जो है अक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है, तो इसको हम याद रखेंगे। ये तो पहले से ही माइक्रो है, उसको भी गला दीजिएगा तो सबसे छोटा कोशिका नहीं बन जाएगा। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। टेनिस गेंदा जैसा फल केंथ है, टेनिस गेंद जैसा फल केंथ है, टेनिस गेंद जैसा फल केंथ है। जंगल की आग ढाकर होती है, इसे याद रखिएगा, धाक। जंगल की आग जो है धाक 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 होता है, ठीक है, धाक धाकर होती है, तो धाकर होती से याद रहेगा धाक। जंगल की आग क्या है, धाक। कॉफ़ी देने वाला पौधा जो है कौसे कॉफ़ी, कॉफ़ी या कोफिया मिलता जुलता है। कॉफ़ी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका है। इसमें कैफरीन होती है, कैफरीन होती है किसमें, कोफिया अरेबिका में कैफरीन होती है। उसके बाद कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केकोया केक्यो, इसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होती है, थियोब्रोमीन और कैफीन होती है। इसको हम याद रखेंगे कोको कोला से, तो कोको कोला थम्सअप, कोको कोला थम्सअप एक जैसा है, ठीक है। तो कोको देने वाला पौधा जो है थ से हो जाएगा थियोब्रोमा केकयो। इसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होती है, किसमें, कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केकयो में। अफीम देने वाला पौधा जो है अफीम जो है ना, अफीम का सेवन भी कुछ लोग करते हैं नशा के लिए, तो वो पापी होता है, ठीक है, पापी। तो पापी से हो जाएगा पोपी, ठीक है। अफीम देने वाला पौधा पोपी होता है। इसमें मोपिन होती है, मोपिन, पेवावर सोमिने फेरम इसे कहा जाता है पोपी को, और पापी से हम इसको याद रख सकते हैं, इसमें मोपिन होती है। और इसी के साथ 5वां चैप्टर खत्म हुआ। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।